दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग पर। तो टीचिंग क्या है दोस्तों? टीचिंग एक निर्देशन प्रक्रिया होता है जिसमें हम बच्चों को है ना पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि इसका प्रकृति क्या होता है, नेचर ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? तो जॉन डीवी ने इसको त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा है, जिसमें तीन तीन ध्रुवों के रूप में क्या क्या है? शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। ये क्या है? हमारे त्रिध्रुव है। उसके बाद है शिक्षण उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। जो हमारा शिक्षण होता है उसमें क्या होता है? एक निश्चित हमारा उद्देश्य रहता है ना, पर्पस रहता है। और हम बिना उद्देश्य के शिक्षण नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो आपका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, नॉलेज बढ़ाने के लिए है या कुछ बनने के लिए है, इस प्रकार से होता है। चौथा है औपचारिक अनौपचारिक शिक्षण होता है। देखो, औपचारिक और अनौपचारिक, इसके अलावा निम्नौपचारिक भी होता है, लेकिन उसको नहीं लिया जाता है। मेनली दो ही को देखा जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक शिक्षा वे है जो हमें विद्यालय में मिलती है, और अनौपचारिक शिक्षा वे है जो हमें परिवार और समाज से मिलती है। जो औपचारिक शिक्षा है वो सीमित समय तक रहती है ना। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो 10-12वीं पढ़ेंगे, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस टाइप का, यानी कि एक इसका लिमिट रहता है। लेकिन हमारा जो अनौपचारिक शिक्षा रहता है वो जीवन पर्यंत चलते रहता है। जो माता पिता के द्वारा दिए जाने वाले संस्कार है, नैतिक मूल्य है, वो सब हमें जीवन भर सीखने पड़ते हैं, है ना, मतलब सीखते रहते हैं। अनुशासन की आवश्यकता होती है किसमें? औपचारिक में। और अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती अनौपचारिक में। इसमें हम योजना का निर्माण करते हैं, यानी कि हम इसमें योजना बना के जो टीचिंग है ना, उसको करते हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा के लिए योजना बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। औपचारिक शिक्षा में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, और इसमें जो वातावरण व संस्था है वो होता है। मतलब इसमें हम एक निश्चित क्षेत्र में या संस्था में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन हमारा जो अनौपचारिक शिक्षा है वो हम कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी, जैसे कि परिवार है, समाज है, कहीं जा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, अनुकरण करके, ये सब हमारा अनौपचारिक शिक्षा है। फिर है जो शिक्षण है या फिर टीचिंग है, उसके क्या क्या फॉर्मूलास है। तो टीचिंग फार्मूला निम्न है। पहला तो होता है ज्ञात से अज्ञात, यानी कि जो हमें ज्ञात है उसको लेके हम अज्ञात की ओर जाएंगे। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, मूर्त से अमूर्त, सरल से जटिल, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, विश्लेषण से संश्लेषण, उदाहरण से नियम, अनिश्चित से निश्चित, और मनोवैज्ञानिक से तार्किक, और है वास्तविक से प्रदर्शन। तो ये हमारा है टीचिंग फॉर्मूलास। याद रखना टीचिंग फॉर्मूलास हमारे क्या क्या है। अब देखते हैं थोड़ा सा शिक्षण विधि की क्या क्या विशेषताएं होती है ना। देन हम देखेंगे जो भी शिक्षण विधि है उसको। तो छात्रों को सीखने का मौका मिलता है इससे। इसमें आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। आलोचनात्मक चिंतन मीन्स होता है, बच्चे जो होते हैं वो बहुत मतलब आप सारी चिंतन करते हैं, बहुत सारे चीज़ों को जोड़ते हैं। उनका जो थिंकिंग है वो समस्या समाधान कैसे करना है, उसके हर एक पॉइंट को समझना है, वो सब रहता है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो सृजनात्मकता का मतलब सृजनात्मक हो जाते हैं। सृजनात्मकता का विकास होता है किससे? हमारा जो टीचिंग मेथड्स है उससे। इसमें व्यक्तित्व का क्या होता है? पोषण होता है दोस्तों। चलिए हम अब देखते हैं एक एक करके हमारे जो टीचिंग मेथड्स है उसको। तो टीचिंग मेथड, तो शिक्षण पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन जो सामग्री है उसको व्यवस्थित करके निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। ये कहना है हमारे जॉन डीवी का। जो भी हमारा टीचिंग मेथड है वो हमें वो एक प्रकार का टेक्निक है, तरीका है, जिसके थ्रू हम जो भी हमारे
पठन सामग्री है ना, उसको व्यवस्थित करके हम निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। पहला है हमारा आगमन निगमन विधि। जो आगमन निगमन विधि है उसके जनक है अरस्तु। तो पहले देखते हैं आगमन, है ना। तो इसमें उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है और ये बाल केंद्रित होता है। इसमें बच्चे जो है वो करके सीखते हैं और ये तर्क पर आधारित रहता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा शिक्षण फॉर्मूला यूज होता है? तो इसमें स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, विशिष्ट से सामान्य, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, ये जो टीचिंग फॉर्मूलास है वो यूज होता है। और इसका दोष क्या है दोस्तों? ये अत्यंत धीमा विधि है। ठीक है, इसका दोष है ये। अब देखते हैं निगमन विधि। तो निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है। शिक्षण ये जो ये होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है और इसमें तर्क करते हुए सीखा जाता है। तो इसका जो शिक्षण फॉर्मूला है वो क्या है? तो सूक्ष्म से स्थूल है ना। वो क्या था? स्थूल से सूक्ष्म था। और इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर जाया जाता है, जबकि आगमन में ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त और सामान्य से विशिष्ट। ये जस्ट आगमन विधि का अपोजिट होता है दोस्तों। इसका गुण क्या है? गणित शिक्षण को सरलता एवं शीघ्रता लाने के लिए अमनोवैज्ञानिक विधि है। जो निगमन विधि है वो गणित शिक्षण को सरल व शीघ्र सीखने के लिए अमनोवैज्ञानिक विधि है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि को प्रयोजना विधि भी कहते हैं। इसको किलपैट्रिक ने लाया था, है ना, जो जॉन ह्यूबी के शिष्य थे। इसमें बच्चा जो होता है वो इसमें जो विधि है वो अनुभव केंद्रित रहता है। इसमें बच्चा समाजीकरण पर बल देता है ना। और जो विद्यार्थी होता है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। ये चाइल्ड सेंटर्ड रहता है, बाल केंद्रित रहता है। विद्यार्थी इसमें सक्रिय रूप से क्रियाशील होते हैं, है ना, और समूह में समूह में कार्य करते हैं, जिससे आत्मविश्वास का निर्माण भी होता है। इसमें जो टीचर होते हैं उसकी क्या भूमिका है? तो वो एक सुगमकर्ता के रूप में रहते हैं और निर्देशक की भूमिका वो अदा करते हैं। जो प्रोजेक्ट विधि है उस पर थॉमस का कहना है कि प्रोजेक्ट इच्छा अनुसार ऐसे कार्य हैं जिसमें रचनात्मक प्रयास अथवा विचार है और जिसका कुछ सकारात्मक परिणाम है। तो जो प्रोजेक्ट विधि जो है वो हमारे अंदर बच्चे के अंदर रचनात्मक जो गुण है उसको क्या करता है? डेवलप करता है दोस्तों। तो ये तो था हमारा प्रोजेक्ट विधि। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो यह विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। प्रत्यक्ष यानी कि एक व्यक्ति और एक अदर व्यक्ति, है ना, दोनों प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से कन्वर्सेशन करेंगे, है ना, या फिर हम टीवी वगैरह देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, प्रकृति के साथ जुड़ रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो वहाँ से जो हमें ज्ञान मिलता है या जो सीखने को मिलता है वो सब हमारे प्रत्यक्ष विधि में आ जाएगा। इसमें बिना नियम, बिना व्याकरण के हम ज्ञान जो भी है ज्ञान है या फिर भाषा है उसको सीखते हैं दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं विश्लेषण और संश्लेषण विधि पर। जो विश्लेषण और संश्लेषण विधि है इसके जनक है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग और इन्होंने इस विधि को दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विश्लेषण पर। तो इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसका हल निकाला जाता है। तो इसमें हम जो टीचिंग फॉर्मूला यूज करते हैं वो है अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसका गुण क्या है? तो इसमें जो विद्यार्थी है ना, विद्यार्थियों की शंका का समाधान करते हुए विषय को समझने में सहायता करती है। यह रुचिपूर्ण व मनोवैज्ञानिक विधि है। तो जो विश्लेषण विधि है वो क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। सोचने समझने की शक्ति व जिज्ञासा का विकास करती है। मौलिकता, आत्मविश्वास व सृजनात्मकता का विकास भी हमारे विश्लेषण विधि के थ्रू होता है दोस्तों। तो याद रखना जो विश्लेषण विधि है वो कौन सा टीचिंग फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें अज्ञात से ज्ञात, और इसमें जो भी समस्या होती है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उसका अध्ययन व समीक्षा किया जाता है। इसका दोष क्या है? तो ये बहुत लंबी है और इसमें अधिक समय लगता है। तो ये है इसका दोष, और गुण क्या है वो आप फिर देख ही रहे हैं। अब बात करते हैं संश्लेषण विधि। तो इसमें किसी समस्या एवं गतिविधि को जोड़कर समाधान निकाला जाता है। विश्लेषण में हम क्या करते हैं? छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, लेकिन संश्लेषण में हम जो भी गतिविधि है, जो भी समस्या है, उसका समाधान हम उसको जोड़ के निकालते हैं दोस्तों।
इसमें अभ्यास के लिए उपयोगी है, मतलब हम अभ्यास कर रहे हैं उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है, ये इसका गुण है। यह सरल स्वाभाविक है। इसमें जो बच्चा होता है ना, इसमें कमज़ोर छात्र जो है उनको लाभ मिलता है। जैसे कि जिनको जो कमज़ोर बालक है वो अभ्यास करते रहेगा तो सरलता से क्या करेगा, वो सीख पाएगा। तो इसका दोष क्या है दोस्तों, रट्टा लगाने पर बल दिया जाता है। जो संश्लेषण विधि होता है उसमें रट्टा लगाने पर बल दिया जाता है, इसका दोष है। इसमें केवल निर्देश देने वाली विधि है, खोजी प्रवृत्ति का विकास इससे नहीं होता है। जो संश्लेषण विधि है इसमें केवल निर्देश दिया जाता है ना, और इसमें जो बच्चे होते हैं उसमें खोजी प्रवृत्ति का विकास नहीं हो पाता है। अब आगे देखते हैं हमारा अनुकरण विधि है ना, तो इसमें बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण करके सीखते हैं, दोहरा के सीखते हैं। व्याख्यान विधि जो होता है वो टीचर सेंटर्ड रहता है और ये शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। याद रखना दोस्तों, व्याख्यान विधि शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि। अब है मारिया मांटेसरी विधि है ना, तो मारिया मांटेसरी विधि जो है, जो मारिया मांटेसरी जी थी है ना, इटली की शिक्षण शास्त्री, उसी के नाम पे रखा गया है। ये जो है वो 2.5 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए उपयोगी है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए है। यह मंद बुद्धि और मानसिक रूप से अक्षम बालकों के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें बालक स्वयं से स्वतंत्र होकर सीखता है। उसके बाद है वस्तु विधि। वस्तु विधि में क्या होता है, हम टीएलएम वगैरह यूज करके बच्चे को शिक्षण प्रदान करते हैं, यानी कि जो भी वस्तु है उसको प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के समक्ष रखते हैं। जैसे कि बच्चे को गिनती सिखाना है तो अबेकस का यूज कर रहे हैं या अदर टीएलएम्स का यूज कर रहे हैं, तो वो सब हमारे वस्तु विधि में आता है। अब बात करते हैं हम डाल्टन विधि पर। तो डाल्टन विधि है उसको दिया था जो हेलेन परकास्ट है, उन्होंने 1912 में है ना, और ये जो है वो 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया था। इसका वास्तविक उपयोग 1913-15 में किया गया था और इस विधि के 2 सिद्धांत थे। पहला, इसमें बच्चे को स्वतंत्र पूर्वक काम करने दिया जाता था ताकि वो ज्ञान अर्जित कर सके, और इसमें रुचिपूर्ण सीखना, बच्चे को रुचिपूर्ण सीखने पर ध्यान दिया जाता था। अब है इकाई विधि। तो इकाई विधि जो होता है वो आधुनिक विधि है। तो देखिए याद रखना, प्राचीन विधि है हमारा व्याख्यान विधि और आधुनिक विधि है हमारा इकाई विधि। तो इकाई विधि इसको देने वाले हैं हेनरी मॉरिसन जी। इन्होंने 1956 में इसका प्रारंभ किया था है ना, पाठ योजना निर्माण के लिए। इकाई विधि को यूनिट सिस्टम भी कहा जाता है। इकाई का अर्थ होता है अनुभव या ज्ञान को एक सूत्र में बांधना। इकाई माने एक, मतलब यूनिट का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे है ना। इसे सर्वप्रथम हर्बर्ट ने जो योजना प्रस्तुत किया था है ना, इसमें जो हर्बर्ट है उन्होंने इसके थ्रू योजना प्रस्तुत किया था, इस विधि के थ्रू, तो इनको हर्बर्ट पंचपदी कहा गया। तो याद रखना, इकाई विधि जो है वो हमारा क्या है, आधुनिक विधि है और इसको देने वाले हैं हेनरी मॉरिसन जी, और इस पर सर्वप्रथम योजना निर्माण हर्बर्ट ने किया था जिसको हर्बर्ट पंचपदी कहा गया। तो ये किसके लिए था, पाठ योजना निर्माण के लिए था दोस्तों। अब देखते हैं हम प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि देने वाले हैं सुकरात। शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होता है। इसमें जो प्रश्नोत्तर विधि है उसमें यह विधि जो पूर्व ज्ञान है उस पर आधारित प्रश्नों से होता है। इसमें हम पूर्व जो ज्ञान है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करते हैं। समस्या की जानकारी हेतु उपयोग किया जाता है और बच्चों द्वारा सीखे गए ज्ञान की जांच के लिए कि बच्चा कितना सीखा है, कितना जाना है, उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। एक है हमारा वर्धा योजना है ना, जिसको बुनियादी शिक्षा या तालीम भी कहा जाता है, जिसके जनक है महात्मा गांधी जी। इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता था और मातृभाषा पर आधारित जो शिक्षा है वो दिया जाता था। इसमें हस्त कौशल केंद्रित जो शिक्षा है वो दिया जाता था। इसको 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया था दोस्तों। इसमें 7 से 14 वर्ष के बच्चे शामिल थे। इसमें स्वावलंबी शिक्षण, यानी कि बच्चे को
आत्मनिर्भर होकर स्वावलंबी बनाने के लिए ये शिक्षण विधि का उपयोग किया जाता था। इसका निगेटिव पॉइंट ये था दोस्तों, इसका दोष ये था कि इसमें जो अध्यापक थे है ना, उनका वेतन बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों से प्राप्त जो राशि थी उससे दिया जाता था। तो ये इसका क्या था, निगेटिव पॉइंट था। अब देखते हैं किंडरगार्टन, जिसको खेल का बगीचा या बच्चों का बगीचा भी कहा जाता है, और इनके जनक है फ्रोबेल, जिन्होंने 1840 में इसको प्रारंभ किया था जर्मनी में। ये जो विधि है किंडरगार्टन विधि, वो पूर्ण रूप से गतिविधि पर आधारित थी। इसमें बच्चे जो है वो खेल के माध्यम से सीखते थे, है ना, लर्निंग बाय फन। तो इसमें बच्चे खेल खेल के शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसका प्रयोग फर्स्ट अनाथ आश्रम के बच्चों पे किया गया था, है ना, जो बर्गडफ है ना, जर्मनी में, वहाँ के अनाथ आश्रम के बच्चों पे इसका पहले प्रयोग किया गया था। अब है भाषा संसर्ग विधि, तो जो व्याकरण का ज्ञान रचनाओं के द्वारा, तो इसमें जो भाषा संसर्ग विधि है उसमें जो व्याकरण है उसका ज्ञान रचनाओं के द्वारा दिया जाता था। अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। जो अच्छे लेखक है या अच्छे लेखन वाले पुस्तक है ना, उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है हमारा खोज विधि है, जिसको ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। और ह्यूरिस्टिक जो है वो एक मतलब ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो ह्यूरिस्टिक शब्द है उसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। और जो ह्यूरिस्टिक है ना, वो एक ग्रीक सेंटेंस है, ग्रीक शब्द है। इसमें बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, और बच्चों के अंदर मनोमय जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति है उसको डेवलप करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें बच्चे को कोई टास्क दिया जाता है जिसपे वो अपने आप को, है ना, आत्मनिर्भर होकर चिंतन करते हैं, उस जो समस्या है उसका समाधान करते हैं। अगर कोई टॉपिक दिया है तो उस टॉपिक से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के तत्वों को खोजते हैं, उससे रिलेटेड विभिन्न प्रकार के तथ्यों पर उनका वे अपना विचार रखते हैं। तो इससे उनके जो बच्चे होते हैं उनमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और चिंतन जो करने का विकास है वो होता है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा जो शिक्षण है उसकी भूमिका क्या है, उसका उत्तरदायित्व क्या है। तो जो शिक्षण है उसकी भूमिका व उत्तरदायित्व, ज्ञान प्राप्ति में बच्चों की सहायता करना, छात्रों के चरित्र निर्माण एवं नैतिक शिक्षा प्रदान करना, अध्यापक के लिए योजना बनाना, छात्रों का समय समय में मूल्यांकन व मार्गदर्शन, समय सारणी के अनुरूप कक्षा का संचालन और दृश्य एवं श्रव्य संसाधनों का प्रयोग कर शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, ये क्या है, हमारे टीचिंग की भूमिका है दोस्तों। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं जो शिक्षण व्यूह रचना है उस पर, जिसका अर्थ होता है शिक्षकों के द्वारा अपनाया गया रणनीति। तो शिक्षण व्यूह रचना वह क्रमबद्ध योजना है जिसके द्वारा शिक्षा के निर्धारित उद्देश्य है उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो शिक्षण व्यूह रचना के थ्रू जो टीचर होते हैं वो जो टीचिंग है उसके जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। जो कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपनी परिभाषा दी है, तो शिक्षण बॉडी के अनुसार शिक्षण व्यूह रचना वह क्षेत्र, शिक्षण व्यूह रचना का क्षेत्र बहुत ही क्या है, व्यापक है। ये किसका कहना है, जो हमारे बॉडी है उसका कहना है ना। उसके बाद है B.O. स्मिथ है, उनका कहना है शिक्षण व्यूह रचना उन रूप को कहा जाता है जिन्हें कुछ उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये हमारे दोनों मनोवैज्ञानिकों को द्वारा दिया गया परिभाषा। अब हम इसकी विशेषता पर बात करते हैं। तो इसका चयन व उपयोग छात्रों के अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जो शिक्षण व्यूह रचना है उसका। इनका प्रयोग करने के लिए नियोजित शिक्षण युक्ति की आवश्यकता होती है। जो शिक्षण व्यूह रचना है उसका प्रयोग अगर हम कर रहे हैं
तो हमें नियोजित शिक्षण युक्ति की क्या आवश्यकता होती है। अब जो शिक्षण व्यू रचना है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला होता है सत्तात्मक व्यू रचना और एक होता है प्रजातांत्रिक यानी कि छात्र केंद्रित। तो जो सत्तात्मक है वो क्या है, शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि हमारा शिक्षक केंद्रित व्यू रचना है, और एक हमारा है छात्र केंद्रित। तो शिक्षक जो केंद्रित रहता है उसमें क्या क्या आता है, इसमें व्याख्यान व्यू रचना है, प्रदर्शन है, ट्यूटोरियल है, और अभिक्रमित व्यू रचना जो है वो हमारे शिक्षक केंद्रित में आता है। जो हमारे छात्र केंद्रित है उसमें आता है खोज व्यू रचना, वाद विवाद और मस्तिष्क व्यू रचना। तो ये था हमारा टीचिंग जो मेथड्स है, टीचिंग है, और जो हमारा शिक्षण व्यू रचना है उस पे हमने जो बात किया है वो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें नेक्स्ट टॉपिक के साथ।